इशिका, प्यार हुआ कभी? हाँ, प्यार ऐसे कह सकते हैं कि हुआ। और सबसे पहला जो प्यार हुआ वो मेरे को मेरी बहन की वजह से। ऐसा मोटिव नहीं था कि ये सब होना है, उससे मुझे ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा सक्सेस। तब मैंने कोशिश करनी शुरू करी। मुझे लगा कि हाँ, अब मैं कोशिश करूँगी, कुछ भी होगा तो एक पॉइंट आएगा जब हम लोग एक हो जाएंगे। कहते हैं कि स्कूल में आप बहुत कुछ सीख लेते हो। ऐसे अचानक से जब वीडियो आई देखी तो सब बच्चे नेट से निकाल के लेके आ रहे थे। ऐसा कह दिया था एक टाइम पे दादू ने, ये क्या कर रहे हो, क्या है ये सब। उस दिन मुझे और मेरी बहन को फील हुआ कि घर वाले जो कहते हैं वो कहते सही है कि शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं देगा, दर्द दिल का अब चेहरे पर दिखाई नहीं देगा, एक तुझ से बनाने के लिए मैंने बिगाड़ ली सबसे, सो मेरे हक में भी कोई गवाही नहीं देगा। नमस्कार आप सभी को। टीआरडी टॉक शो में एक नए एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ इशिका हैं। इशिका के साथ बातें करेंगे हम कुछ उनके कैरियर के बारे में, कुछ उनकी पसंद के बारे में, कुछ उनकी नापसंद के बारे में। तो आइए मिलते हैं इशिका से। हेलो इशिका। हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताएं कैसे? बिल्कुल अच्छी। इशिका जी, तुमने लेखनी कहाँ से शुरू की? लिखना मैंने शुरू किया, अगर सही तरीके से देखें, अपने स्कूल टाइम में। मैंने पहली बार, हमारे बोर्ड एग्जाम पहली बार आए थे हमारे टाइम पे, तो 12th क्लास में थे। तो ऐसा होता है ना कि बोर्ड का डर होता है। अब स्कूल से हमें मिलने थे सिर्फ 20 नंबर, तो मेरा ये था कि 20 नंबर में से कम 19-18 तो ले ले, ताकि अगर उधर फेल हो रहे होंगे तो ये वाले नंबर हमें बचा लेंगे। तो सब बच्चे नेट से निकाल के लेके आ रहे थे। ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि मैम को इम्प्रेस करने के लिए खुद कुछ लिख देती हूँ तो नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे, कुछ क्रिएटिव हो जाएगा। तो फिर मैंने ऐसे ही सोशल टॉपिक पे लिखा और उसको याद कर लिया। तो एएसएल में हमें सुनाना होता है और फिर मैम उसमें से क्वेश्चन पूछती है, तो मैंने वो सुना दिया। कोइंसिडेंटली मैम ने पूछ लिया तुमने कहाँ से निकाला है, कहाँ से मिला। फिर मैंने मैम को बताया मैम मैंने खुद लिखा है। तो मैम इम्प्रेस हो गई बहुत ज्यादा। मतलब मैंने पहली बार जो लिखा था वो वहां पे लिखा था कि नंबरों के लालच में कि मुझे नंबर मिल जाएंगे ऐसे ऐसे करके। तो वहां पे मैंने वो पहली चीज लिखी थी। उसके बाद सबसे पहले लॉकडाउन के बाद मैंने परफॉर्म किया मेरी बहन की वजह से। वो मेरे को ऐसे ही कि उसको कुछ काम था तो उसने कहा कि मेरे को बाहर जाना है तो तू घर पे कुछ संभाल ले, देख ले कुछ हो जाए तो। फिर मैंने घर पे झूठ बोल के हम लोग गए। तो ऐसे कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरी लाइफ में, या मैंने देखा है आर्टिस्ट जो भी होते हैं उनकी लाइफ में स्टार्ट उन्होंने किया ना तो झूठ से ही किया है। तो मेरी लाइफ में झूठ जो था वही यहाँ पे, अगर उस दिन झूठ नहीं बोलते तो शायद कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। वो जो झूठ था वही लेकर आया मंच तक। तो वहां पे मैंने परफॉर्म किया, अच्छा था सब कुछ। वहां से ही लिखना शुरू हुआ। मतलब पहले जो हमने लिखा, अगर हम वहां से स्कूल डेज में जो मैंने लिखा, अगर मैं नंबर के लालच में नहीं लिखती या मेरी जो हिंदी की टीचर थी उनको इम्प्रेस करने के लिए मैं नहीं लिखती तो शायद नहीं होता। अब वो सारी चीजें जरिया होती हैं। फिर वहां से मुझे ऐसा लगा जब मैं आगे आगे बढ़ती गई, जो कहते हैं कि स्कूल में आप बहुत कुछ सीख लेते हो तो वो चीज सच होती है। अगर मुझे उस टीचर का डर नहीं होता तो मैंने सीखा नहीं होता। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कितना सीख रहे हो। हर जगह हमें प्रेजेंट होती है चीजें कि यहाँ पे से आप ये आपको मिल जाएगा, आपके ऊपर है कि आप कितना उठा रहे हो। हर चीज से सीखने के लिए लगन होनी चाहिए बेसिकली। अगर आप में लगन है तो आप हर छोटी से छोटी चीज में सीख लेते हैं। आपका पहला परफॉर्मेंस कहाँ पे था? पहला परफॉर्मेंस मैंने टीआरडी पे ही किया था और पहला पॉडकास्ट मैं टीआरडी पे कर रही हूँ। पहली बार मैंने पढ़ा था आपके सामने, अभी भी मैं ये भी पहली बार यहीं पे ही हो रहा है। टीआरडी का बहुत बड़ा रोल रहा है क्योंकि टीआरडी पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करके, जैसे मैंने बताया, से झूठ बोलकर आए थे। तो ऐसा मोटिव नहीं था कि ये सब होना है। पहले से मेरे माइंड में ये चीज प्लान थी। जब मैं छोटी थी तो तब से ये था कि सोशल वर्क करना है कुछ ना कुछ, पर ये ऐसा तो था नहीं। अब मैं वहां पे पढ़ने के लिए गई तो मेरे पास लिखे हुए, मैं जैसे बताया एएसएल में मैंने सोशल टॉपिक पढ़ा था। तो फिर उसके बाद एनुअल डे के लिए लिखा था मैंने, तो वो भी सोशल टॉपिक था। स्कूल में तो ये पढ़ने नहीं देते ना, प्यार मोहब्बत चाटे मार के स्टेज से उतार देती मैं। अब मुझे ये थोड़ा थोड़ा क्लियर होता गया कि अगर लोगों के सामने बात रखनी है तो किस तरीके से रखनी है। तो ये मेरा माइंडसेट रहा कि पहले जो लोग सुनना चाहते हैं वो मैं उनको सुनाऊं। उसके बाद जब वो मेरे को जान जाएंगे तो मैं जो कहूंगी उनको पसंद आएगा। तो जो मेन है, जो मैं उनको समझाना चाहती हूँ वो बाद में समझाऊंगी। पहले वो जो समझना चाहते हैं मैं वो बोल दूं। पहले मैंने प्यार, मोहब्बत, इश्क, ब्रेकअप, इन सब पे लिखा। इशिका, प्यार हुआ कभी? हाँ, प्यार ऐसे कह सकते हैं कि हुआ। और सबसे पहला जो प्यार हुआ वो मेरे को, उससे मुझे ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा सक्सेस। फिर मैंने ऐसी लिखी थी एक स्पोकन वर्ड पोइट्री, तो उसमें ये था, जब मैंने आसमां और जमी को मिलते देखा तब यकीन हुआ कि कहीं किसी मोड़ पर, कहीं किसी एक लम्हे में हम दोनों भी एक हो सकते हैं। तब मैंने कोशिश करनी शुरू करी। मुझे लगा कि हाँ, अब मैं कोशिश करूंगी, कुछ भी होगा तो एक पॉइंट आएगा जब हम लोग एक हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें हुई कि ऐसा लगा कि हाँ अब छोड़ देते हैं, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हर चीज में आते हैं। तो छोड़ने के भी बहुत सारे पॉइंट्स मिले कि छोड़ दिया जाए, लेकिन कैसे छोड़ देते, जो चीज
बचपन से हमारे साथ चली है, उसको नहीं छोड़ सकते ना। तो पहला प्यार मुझे मेरे सपनों से ही हुआ। सपने जो मैंने बचपन से साथ में देखे हैं उनको छोड़ के उतना मैं आगे नहीं जा सकती। वेरी स्मार्ट रिप्लाई। नहीं, मेरी फैमिली जो बहुत ज्यादा रिजिड रही है, मतलब कि ऐसा कह दिया था एक टाइम पे दादू ने कि 9th क्लास तक जीन्स पहननी है, उसके बाद नहीं पहननी। तो इस तरह के मतलब ख्यालात, क्योंकि हमारी फैमिली में नॉर्मली ये रहा है बच्चे बड़े हुए, जॉब करनी है तो करी, पढ़ाई जितनी मन है, उसके बाद शादी। इस तरीके से ही सब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज में इस अकॉर्डिंग ही होता है। आज तक कोई आर्टिस्ट नहीं निकला। मुझे याद है एक बार तुमने बताया था कि मैम मैं आगे नहीं आ पाऊंगी, हाँ, क्योंकि दादू ने मना कर दिया है। हाँ। तो मैंने ये बोला था कि क्या तुम चाहती हो कि मैं उनसे बात करूं? तो तूने ये बोला था कि नहीं, मैं समझा लूंगी। तो वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगी वो वाली बात। तो ऐसे इस तरीके का माहौल था, क्योंकि कोई आज तक किसी ने ये काम किया नहीं था, कोई आर्टिस्ट नहीं है, नॉर्मली जॉब कर रहे हैं सब। तो ये ऐसे अचानक से जब वीडियो आई, देखी ये क्या कर रहे हो, क्या है ये सब ऐसे हुआ। सबके साथ होता है, स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है आर्टिस्ट को। जब अगर हम सारी चीजें छोड़कर अगर सिर्फ आर्ट को अपनी फॉलो कर रहे हैं, पेड इवेंट्स नहीं आते हैं हर कोई पे करने के लिए, सब यही बोलते हैं कि अभी हमारा ऐसा है तो आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो ये सारी चीजें रहती हैं, वो स्ट्रगल होता है कि किस तरीके से एक आर्टिस्ट ग्रो कर रहा है। लेकिन एक आर्टिस्ट को मैं मानती हूँ, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मैं इसलिए नहीं ये चीज बोल रही हूँ, लेकिन मैं जो मन से फील करती हूँ कि एक आर्टिस्ट की बहुत कद्र होनी चाहिए। क्योंकि एक आर्टिस्ट ही था वो जिसने ये सब कुछ बनाया, हमें बनाया है, इस दुनिया को बनाया है। तो वो एक आर्टिस्ट ही है, और आर्टिस्ट ने ही दुनिया संभाल रखी है। अगर एक आर्टिस्ट गाने नहीं बनाता, गाने के बिना, मेरे दादू ने भी थोड़े दिन पहले ये बात बोली थी, गाने से सुंदर चीज कोई नहीं है। आप अपने इमोशंस गा के बता रहे हो और दूसरे वाला उसको एंजॉय कर रहा है। लाखों की भीड़ एक इंसान को सुन रही होती है, कॉन्सर्ट्स होते हैं, एक इंसान बोल रहा है, लाखों की भीड़ उसको सुन रही है। तो क्या जादू की चीज बनाई है। ये बात मेरी नहीं, मेरे दादू की कही हुई है, और मैं अपने दादू की बातों को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। सच में मुझे लगा कि हाँ, आर्ट ने ही ये दुनिया संभाली हुई है। तुम पोइट्री के अलावा भी कुछ आर्ट करती हो? हाँ जी, पोइट्री के अलावा मेरा ऐसा है कि अगर किसी ने मुझे कह दिया कि इशिका ये काम है, तो मैं ये ना कह दूं कि मुझे ये नहीं आता। अगर मेरे को पता चला है कि ये है, मैंने कोई नई चीज देखी है, तो मुझे भी ये सीखनी है। जबकि मेरे पापा मुझे ऐसा बोलते हैं कि 10 नाव में एक साथ पैर नहीं रखना चाहिए, लेकिन आज की जनरेशन क्या सोचती है कि आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। पोइट्री के साथ साथ कैरियर आप इसी में आगे बढ़ाना चाहते हो या कुछ और भी कर रहे हो साथ में? अभी फिलहाल लास्ट ईयर मिस ग्रेस ऑफ मध्य प्रदेश 2023 की मैं फर्स्ट रनर अप रही थी। तो वो मॉडलिंग का शो था। हालांकि मैं उस पर्पस से वहां नहीं गई थी इंदौर, लेकिन जब मैं वहां गई तो चीजें अच्छी हुई, लग साथ रहा। होता है ना कि वो ऊपर वाला जो होता है वो आपको उंगली पकड़ के रास्ते पे छोड़ देता है। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अभी तक ऐसा होता है कि हम भगवान से बहुत ज्यादा जिद करते हैं ना जिस चीज के लिए, वो कर देता है पूरी, लेकिन हमें उस पर बिलीव रखना चाहिए कि वो जो हमारे लिए करेंगे ना, वो हमारे लिए ठीक करेंगे। अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन वो करते हैं जो वो हमारे लिए ही करते हैं। अब मैं जिद करूंगी जिस चीज की, वो मुझे हो सकता है लाके दे दे। पापा को पता है कि इस टॉफी खाने से दांत खराब होंगे, लेकिन मैं बहुत जिद करूंगी, नहीं पापा खानी है खानी है खानी है, तो वो लाके देंगे। तो ऐसे ही वो सिस्टम है, अगर हम उनसे बहुत जिद करेंगे तो वो लाके दे देंगे, भले ही वो हमारे लिए बुरी है। तो हमें वेट करना चाहिए पेशेंस के साथ कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मेरा कुछ नहीं इरादा था कि मैं कभी पोइट्री करूंगी, ये सब होगा, मैं कभी आपके साथ ऐसे बैठ के बात करूंगी। जिन लोगों को मैं वीडियोस में देखती हूँ उनसे कभी मैं मिलूंगी, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा था। लेकिन उन्होंने रास्ता दिखाया, मैंने उसको फॉलो किया। अभी भी मेरा यही है, जहां तक वो लेकर जा रहे हैं वहां तक मैं जा रही हूँ। कोई बैकअप प्लान रखा होगा? बैकअप प्लान, स्टडीज और एनी बिजनेस आइडिया और एनीथिंग? मेरी फैमिली का, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो हमेशा से ये चाहते थे कि मेरी गवर्नमेंट जॉब हो। नॉर्मली सबका होता है जैसे। तो जब मैं पोइट्री में आई तो इवेंट्स बैक टू बैक होने लगे, मैं अलग अलग जगह जाने लगी। फिर 2-3 दिन घर पे नहीं होती थी तो ट्यूशन छूट गया। मैं एसएससी की प्रैक्टिस कर रही थी, एसएससी की प्रिपरेशन हो रही थी मेरी उस टाइम, तो मुझे ट्यूशन छोड़ना पड़ा उस वजह से। घर वालों को हमेशा इस चीज का भी रहता था कि ये नहीं, छोड़ दिया है, जॉब नहीं कर रही है तो क्या करेगी, ये सब क्या है क्या नहीं है। बहुत, मैं जैसे आपको बताया था कि अब नहीं अलाउ कर रहे हैं। मैंने जितना स्ट्रगल किया है, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ साथ मेरे घर वालों ने भी स्ट्रगल किया है, क्योंकि वो स्ट्रगल सिर्फ मेरे लिए नहीं था, उनकी भी सोच, उनकी भी, क्योंकि उनकी सोच, वो लोग जिस बैकग्राउंड से आए, मैं उनको कभी गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें कभी देखी नहीं थी। वो उनके लिए बहुत नई चीज थी। और आज मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ, उनको पता है कि मैं यहाँ आई हूँ। फैमिली सपोर्ट तो हमेशा जरूरी रहता है। तो उन्होंने भी मेरे साथ स्ट्रगल किया है, उन्होंने अपनी सोच को चेंज करने में। अभी मैं जिस सोसाइटी में हूँ वहां पे वैसे ही लोग हैं, लेकिन वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को वो जवाब देते हैं। अब वो
वो बहुत प्राउड के साथ कहते हैं कि दादू कहते हैं ये मेरी पोती है, देखो टीवी पे चला देते हैं, कोई भी मेरी वीडियो आती है ना सबसे पहले दादू देखते हैं उसको, सबको बताते हैं, पापा बहुत प्राउड फील करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने स्ट्रगल किया है, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली ने भी स्ट्रगल किया है, उन्होंने भी खुद को बहुत चेंज किया है। उनको जब समझ आया कि हाँ हमारा बच्चा गलत नहीं कर रहा, तो उन्होंने किया। जब जैसे मैं पहले जो छुप छुप के इवेंट करती थी, मेरी पहली वीडियो टचवुड मिलियन तक चली गई थी, उसके बाद लोगों ने बुलाना शुरू किया। फिर भी मैं जाती थी इवेंट में झूठ बोल के, हालांकि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बोलना पड़ रहा था तो झूठ बोल के जाती थी हर जगह। तो मुझे पता है लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं, वो सब कुछ है, खुशी थी। लेकिन जब घर वालों ने सपोर्ट करना शुरू किया ना, उसके बाद जो खुशी मिली है ना, बिल्कुल उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता। जब पहली वीडियो जो मिलियन जाने की भी खुशी हुई थी ना, वो उससे डबल थी जब घर वाले साथ दे रहे थे। जब घर वाले आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं ना, तो वो खुशी डबल हो जाती है ऑटोमेटिक। अच्छा इशिका, क्या लड़कियों को ही इतना स्ट्रगल करना पड़ता है? नहीं, जो स्ट्रगल है ना, वो नेपोटिज्म वाली जो डेफिनेशन है ना, उस पर बिल्कुल नहीं चलता। स्ट्रगल लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए सेम होता है। अब जो ह्यूमन नेचर है उसमें हमेशा ये रहता है कि मुझे हमेशा ये लगेगा कि मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे से ज्यादा बुरा किसी के साथ नहीं हो सकता। मैंने जितना झेला है ना, उतना कोई नहीं झेल सकता। हमें हमेशा अपना दर्द ज्यादा लगता है, तो हमेशा ऐसा कहते हैं कि लड़कियां जितना स्ट्रगल कर रही हैं उतना कोई नहीं कर सकता, लड़के बोलते हैं कि हमारा कोई नहीं समझ सकता। तो जो स्ट्रगल है वो सबके हिस्से में बराबर आया है, लेकिन किसके बारे में ज्यादा बात करी जा रही है उसके बारे में ज्यादा पता है लोगों को। लड़कियों के स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको घूंघट में रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सच है जो कि, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से लड़कों का स्ट्रगल कम हो गया। लड़कों ने भी बराबर स्ट्रगल किया है, पर हमेशा से सोसाइटी में ये रहा है कि उनको एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया, या तो वो एक्सप्लेन करते हैं तो उनको वीक समझा जाता है, कमजोर समझते हैं। यहाँ मैं तुम्हें रोकना चाहूंगी, कमजोर नहीं समझा जाता उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, इसलिए उनको रोने का भी हक नहीं दिया गया। हाँ, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। नहीं, जो इमोशन है ये भी एक इमोशन है, और जो आपके इमोशंस है ना, वही आपको इंसान बनाते हैं। अगर आपके अंदर किसी को समझने का इमोशन खत्म हो गया, किसी का दुख सुन के आपको रोना नहीं आ रहा है ना, इंसानियत मुझे लगता है कुछ हद तक आपके अंदर मर चुकी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझ पे मेरे पे बीत रही है तो ही वो चीज गलत है, दूसरों के साथ हो रही है तो होती रहे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा। लड़कियों के लिए, जैसे अपने शहर है दिल्ली, लड़कियों के लिए कितना इजी है लेट तक रहना बाहर? क्या तुम सेफ फील करती हो अगर कभी देर तक रहती हो बाहर? तो अभी तक बहुत, ये मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी रिसेंट की बात है। मेरी बहन जो है, जो सबसे छोटी वाली सिस्टर है, नेशनल खेलने के लिए गई थी स्कूल गेम से लुधियाना, उसका सिल्वर मेडल आया है, वैसे मैं बता देती हूँ, देखेगी तो। वो गई थी तो वो रात को आई, हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि रात को इतनी लेट हो जाएगा, 1 बजे करीब। तो हमने कहा 2 गली छोड़ के ही तो उतार के गए हैं उसको, सर के घर पे है तो हम जाके लेकर आ जाएंगे, क्योंकि आज तक हमें ये लगता था बहुत सेफ है सारी चीजें। क्योंकि हम ऐसे बोल देते थे कि क्या हो गया, अकेले चले जाएंगे तो क्या नहीं होगा। वो मेरा एरिया था, मैं जहाँ रहती हूँ, उसके बावजूद भी मैं और मेरी बहन वहां से निकल के गए। अब मेरे को नहीं पता कि वो हमारे यहीं के थे या कहाँ के लड़के थे। कुछ कमेंट्स पास करने लगे, मे बी उन्होंने मुझे देखा हुआ है पहले वीडियोस में, तो ऐसे ही मैम बिग फैन, ये वो कमेंट्स पीछे पीछे पास करने लगे। हमने इग्नोर किया, आगे चले गए। फिर वो बाइक लेके पीछे पीछे आ गए। वो शुक्र है कि सर का घर आ गया था और वो सामने खड़े हुए थे। उस दिन मुझे और मेरी बहन को फील हुआ कि सच में सेफ नहीं है आज के लिए। जो लोग ऐसा करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि क्या मिलता है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। पर उस डर को तुम हमेशा, तुम्हारे जहन में रहेगा वो डर। हम उससे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं, ओवरकम हो सकते हैं, लेकिन जब जब इंसिडेंट सामने आएगा तो याद तो बिल्कुल आएगा। क्योंकि हर लड़की को डर होता है, भले ही वो जितनी भी स्ट्रांग हो, उस बाहर से वो जो भी आपके साथ हुआ, उससे आपने क्या सीखा? उससे यही सीखा, पहली चीज तो मैंने यही दिमाग में आई कि घर वाले जो कहते हैं गलत नहीं कहते। हम लोगों ने ऐसा बिल्कुल प्रिटेंड नहीं किया कि हाँ हम बहुत डर रहे हैं, यहाँ भागने लगे, बहुत जल्दी चलने लगे। बिल्कुल नॉर्मली हमें एक तो ये भी था कि हाँ हमारा एरिया, लेकिन आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा था। रात का टाइम था, 1 बज चुका था। फिर हमें ये लगा कि अब घर पे भी बताएंगे तो हमें ही डांट पड़ेगी कि अब बिना बताए क्यों गए। हमें ये था हमारे एरिया में ही है, जाके उसको बस लेके ही तो आना है, क्योंकि उसके साथ बैग वैग ऐसा रहे। तो फिर ये सारी चीजें हुई। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जो लोग ऐसा करते हैं वो ये क्यों नहीं सोचते कि कल हमारी बहन बाहर जाएगी तो हमारे जैसे ही दोस्त हमारे जो बाहर घूम रहे हैं, अगर उन्होंने वही हरकत कर दी जो हम उनके साथ मिलके बाकी के साथ, अगर इतने ही मैच्योर हों तो ये सब हरकतें ही ना हो। वही बस इतनी, यही सारी चीजें अगर ठीक हो जाएंगी ना तो ये डर खत्म हो जाएगा। कहते हैं ऐसे कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, अब बहुत सेफ है सारी चीजें, लेकिन कुछ कुछ जगह अभी भी है ऐसी।
ये जगह पे निर्भर नहीं है इशिका, ये आपकी मेंटेलिटी पे निर्भर है। मेंटेलिटी पे, हर जगह पे, अच्छी जगह पे आपको बुरे लोग मिल जाएंगे, बिल्कुल, बुरी जगह पे आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे। आप देखो, अगर इस तरह की बातें हम लोग अगर उठाने लग जाते हैं कि लड़कियां सेफ नहीं है, बहुत सारी लड़कियां घर में भी सेफ नहीं है। बिल्कुल, आप जितने भी केसेस सुनेंगे, ज्यादातर आपके पहला परिवार होता है जो आपके साथ कुछ बुरी हरकतें कर रहा होता है। और एक बात तुमने अभी बातें की तो उससे मुझे याद आई कि लड़कियां ना अपनी बात को घर वालों के सामने रखते हुए बहुत बार सोचती हैं कि कहीं मुझे ही गलत ना समझ लिया जाए। हाँ, या फिर मेरे पे ही सारी बाउंडेशंस ना। हाँ, क्योंकि इंसिडेंट्स होते हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं। छोटी सी कोई बात हुई तो, जैसे मैं स्कूल में थी, मेरे साथ एक कहानी हुई थी, मैंने वो कभी घर पे नहीं बताई, मेरे दोस्तों को सबको पता था, मेरे हस्बैंड को अभी भी पता है, पर घर पे नहीं बता पाई मैं, क्योंकि मुझे था कि स्कूल छुड़वा देंगे। हाँ। गलती मेरी नहीं थी, बट फिर भी ये था कि स्कूल छुड़वा देंगे, कि दे वॉन्ट अस टू बी सेफ। उस लिहाज से लड़कियां डरती हैं। पेरेंट्स को इतना सपोर्टिव होना चाहिए ना कि वो खुल के बता दें, बेटियां खुल के बात कर पाएं अपने घर में। बिल्कुल 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 होना चाहिए। मैं इस बारे में अपने पापा के साथ बहुत फ्रैंक हूँ। कुछ भी बात होती है तो मैं अपने पापा को इजीली बता देती हूँ कि पापा आज ऐसे हुए, ऐसे इसने ये सब कह दिया। क्योंकि मुझे शुरू से पापा ने और घर वालों ने, जब भी मैं बाहर से निकली तो उन्होंने ये चीज कही कि तुम्हें सब चीज की आजादी है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम ऐसा कोई काम ना करो जिसकी वजह से हमें सामने वाले के सामने सर झुका के खड़ा होना। तो वो एक दिमाग जब बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है तो वो, उसको भी पता है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। और जब घर वालों को बिलीव है कि हमारे बच्चे ठीक है, वो भी उस तरीके से ही चलते हैं। जैसे मैंने बताया, पहले सपोर्ट नहीं करते थे, फिर उन्होंने समझी, सारी चीजें चेंज हुई। फैमिली जो है, भले ही थोड़े टाइम बाद मुझे ये बात समझ आई। जैसे मैंने बताया, हमें पहले लगता था कि क्यों रोक रहे हैं, ये लड़का लड़की वाली बात आती है दिमाग में। मैं मेरी बहन का भी बात भी कर लेते थे, लेकिन उस दिन पता चला कि घर वाले जो कहते हैं वो कहते सही है, पर हमें ये समझ कब आ रही है वो डिपेंड करता है। कई बार हो जाता है कि एज गैप की वजह से अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच होती है, लेकिन अगर 10 कदम बच्चों को चलने की जरूरत है, 5 कदम घर वालों को भी चलने की जरूरत है। बिल्कुल, सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग पे देखो, पुराने इरा से नए इरा में आने में हमें भी वक्त लगता है। बिल्कुल। और आप लोगों को भी ये समझने में अगर वक्त लग रहा है और दोनों मिलके अगर फैसले लेते तो बहुत बेहतर हो जाता है। अच्छा इशिका, तुम्हारा जो पहली पोइट्री जो तुम्हारी वायरल हुई थी वो कौन सी थी? पहली पोइट्री जो मेरी वायरल हुई थी वो वायरल ऐसे हुई कि मुझे नहीं पता चला कि वो चल गई है। उसके बाद 2-3 एक साथ चली, तो मैंने जो माना कि मेरी कौन सी ज्यादा चली है, तो वो ऐसे था, मैं आपको बताती हूँ कि सरहद की जमीन आसमान देखो, हथेली पर लिए खड़े हैं जान देखो, मजहब भूल कर सब एक हो गए, कितना खूबसूरत है मेरा हिंदुस्तान देखो। मैंने जैसे आपको बताया, मैं स्कूल डेज में लिखती थी, तो पहली मेरी जो वीडियो आई थी उसके स्टार्टिंग वाला मैंने यही पढ़ा था, और एक मम्मा के लिए पढ़ा था। उस टाइम का तो इतना मुझे याद नहीं है क्योंकि वो काफी टाइम हो गया, लॉकडाउन के टाइम की बात थी, वो याद नहीं है। पर हाँ, अभी भी मैं ये मानती हूँ कि मेरी दुआ में कहाँ असर है, माँ से बरकत है इस घर की। हम लोगों को करना चाहिए कि जितना हो सके मम्मी से, मेरी घर में मतलब अगर किसी से ज्यादा बहस हो जाती है या फिर मैच नहीं होता ना, तो वो मम्मी से ही होती है। लेकिन हमें जितनी भी सारी चीजें हो रही है ना, मम्मी का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। हमें एज अ फ्रेंड और एज अ मम्मा दोनों का एक टाइम पे सिखा रही होती है। वो 2 रोल एक साथ चला रही होती है। उनके लिए कितना मुश्किल है। वो सारी चीजें छोड़ के, मेरी मम्मा हाउसवाइफ ही है, उन्होंने क्या क्या छोड़ा है ताकि मुझे मिल सके। अगर वो भी इसी तरीके से करती कि जैसे मैं अपनी मनमानी कर रही हूँ, जो कि गलत है या सही अभी मुझे नहीं पता, अगर उन्होंने भी ऐसा किया होता तो शायद मैं खुद को इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाती। देखो, ये जो माँ वाली कहानी है ना, ये तुम उसी उम्र में सीखोगी जिस उम्र में तुम माँ बन के और तुम्हारे बच्चे तुमसे रिबेलियस होंगे ना, ये तभी समझ में आएगी। वो कोई बात नहीं, ये जनरेशन गैप चलता रहता है। बात ये समझने की, थोड़ा तुम बढ़े आगे, थोड़ा वो बढ़े आगे, और समझ के, और तुम आज अच्छे से चल रहे, सबसे जरूरी बात वही है। अंत भला तो सब भला है ना। अच्छा, एक तुम्हारी बहुत प्यारी शायरी है, वो सुनाओगी? चाय वाली। जी हाँ, चाय वाली सुनाती हूँ। उसके पीछे तो बहुत डीएम्स आते रहे। तो वो ऐसे थी कि समझदारों की भीड़ में खड़ा मुझे वो बावला पसंद है, समझदारों की भीड़ में खड़ा मुझे वो बावला पसंद है, अजी मियाँ हम शौकीन है चाय के, हमें लड़का सावला पसंद है। तो ये थी। तो कितने सावले लड़कों के प्रपोजल्स आते रहते हैं तुम्हें? मत पूछो, इसको हो गए होंगे 2 साल। ये मैंने जब लिखा था, जब हम लोग बहुत शुरू स्टार्टिंग तब था, आज तक भी रिप्लाई आ जाते हैं ऐसे कि मैम हम भी सावले हैं, थोड़ा इधर की तरफ भी देख लो। तो आते रहते हैं ऐसे मैसेजेस। अच्छा, फेम मिलता है ना, फेम के साथ आपको टांग खींचने वाले लोग भी मिलते रहते हैं शिका। बिल्कुल। तो कैसे हैंडल करती हो ये सब?
टचवुड अभी तक ऐसा ट्रॉल वाला सीन मेरे साथ नहीं हुआ, थैंकफुल हूँ उसके लिए। लेकिन अगर कभी मिल जाते हैं तो सिर्फ उसको इग्नोर ही किया जाता है, क्योंकि कितने लोगों से बहस करी जाएगी। अगर बहस होगी तो दादू ऐसा कहते हैं कि वो इंसान तुमसे बहस कर रहा है, अगर उसने एक बात कह दी है, तुमने उसको दूसरी बात कह दी, उसके बाद भी वो तीसरी बात कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को सही समझता है। और जब तक वो अपने आप को सही समझेगा, उसको किसी और की बात समझ नहीं आएगी। वो सुनने के लिए जब तैयार ही नहीं है तो आप उसको कितना समझाओगे? तो ये दीवार में सर मारने के बराबर। तो सबसे आसान तरीका है इग्नोर करना। इग्नोर करो, आगे बढ़ो। ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। ये मंत्र का जाप करें, आपकी ओम इग्नोराय नमः, आपकी जिंदगी सफल। मैं इसको हमेशा इस्तेमाल करती हूँ अपने जीवन में। जो आलतू फालतू के लोग होते हैं, ओम इग्नोराय कह के उनको इग्नोर कर दो। एक आधा कोई ऐसा टकरा भी जाता है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो उसको देख लेते हैं। नहीं, जरूरी भी है कभी कभी जवाब देना भी। जवाब देना जरूरी है। उसमें भी आपका परिवार ही आपका सपोर्ट सिस्टम बनता है। वही अगर आपके पीछे खड़ा है तो आप दे सकते हैं जवाब। हाँ जी। जैसे तुमने शेर में कहा कि तुम्हें सांवला लड़का पसंद है, क्या असल जिंदगी में भी तुम्हें सांवला लड़का पसंद है? नहीं, अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि जो भी मेरा लाइफ पार्टनर होगा वो ऐसा दिखे, ऐसा हो, ये सब हो। बस एक अच्छा इंसान हो, बाकी शक्ल रंग वो बात की चीज है। क्योंकि इन सब से जो होता है वो अट्रैक्शन होती है। प्यार आपको शक्ल से, रंग से नहीं होता, प्यार आपको सीरत से ही होगा। क्योंकि जो ये अट्रैक्शन है ये कब तक चलेगी? किसी ने ऐसे कहा था कि आपको प्यार उससे है जिसके साथ आप ये सोचो कि हमारी पूरी उम्र बीत सकती है, उसकी बुरी चीजें हमें अच्छी लगने लग जाए। तो ऐसा ही होता होगा। मैंने बस लाइफ पार्टनर का यही सोचा कि एक अच्छा इंसान हो, उतना काफी है। रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी चीज किसको मानते हो आप? भरोसा और रिस्पेक्ट मैं उस पर आती हूँ। भरोसा और रिश्ता मेरे लिए एक ही चीज है। जब तक भरोसा है तब तक रिश्ता है। भरोसा टूट गया तो रिश्ता टूट गया। जब तक भरोसा बना रहता है तब तक ये एक रिश्ता चलता है। तो मेरे हिसाब से मैं यही समझती हूँ कि रिश्ता और भरोसा दोनों एक ही चीज है, एक सिक्के के दो पहलू। अरेंज मैरिज करना चाहोगी या लव मैरिज करना चाहोगी? हम तो घर वालों के भरोसे बैठे हैं, तो अरेंज मैरिज ही होगी। इशिका के घर वाले सुन लो। अच्छा, खैर ये अपनी अपनी चॉइस है। अच्छा, मेरा ये मानना है इशिका कि रिश्ते में प्यार एक दिन को कम भी हो पर इज्जत बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। अगर आप रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे की तो आप बुरे वक्त में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे। बिल्कुल। जो और आपको प्यार करता है वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखेगा कि जो भी मेरा पार्टनर है उसकी इज्जत मेरी नजरों में और दूसरों की नजरों में एक ही रहे। तो वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मैं ऐसा कोई काम कर दूं जिसकी वजह से उसकी इज्जत में कोई कमी आए, या फिर उसको ऐसा लगे कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है यहाँ पर। क्योंकि प्यार में जब आप होते हैं ना तो आप सिर्फ उस इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं, उसको क्या बुरा लगेगा, वो क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल वैसे बन जाते हैं जो उसकी पसंद होती है। हालांकि ये ठीक नहीं है, अपना जो रियल हम है उसको नहीं खोना चाहिए, लेकिन वो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो केमिकल लोचा। तो हम अपने आप को वैसा ही बनाने लगते हैं जैसे सामने वाला कह रहा है। अगर उसको ये पसंद है तो मैं ऐसे ही कपड़े पहना करूंगी, उसको पसंद है ये, उसकी पसंद है तो वो आज से मेरी पसंद अपने आप हो जाती है। हम ऐसा सोचते नहीं है लेकिन हो जाता है। करना चाहिए लेकिन अपने आप को उस हद तक बदलना चाहिए जब तक हम अपनी जो ओरिजिनल है उसको हम ना खोएं, और वो बदलाव हमारे लिए अच्छे के लिए है, बुरे के लिए। अगर वो आपको कह रहे हैं कि बाहर क्यों जा रही हो, नहीं जाओगी परफॉर्म करने, जैसे अगर मेरे को कोई बोले कि परफॉर्म करने बाहर क्यों जा रही हो, नहीं जाओ, वो बोल रहा है, मुझे रीजन दे रहा है कि सेफ्टी पर्पज है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि ये मेरा काम है या मैंने क्या करना है। तो अगर आपको कोई इस चीज के लिए खुद को बदलने के लिए कह रहा है एज एग्जाम्पल, तो फिर नहीं बदलना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियां ही खुद को चेंज करती हैं। तुमने देखा है लड़कों को बदलते हुए? हाँ, मैंने बदलते हुए देखा है। मेरी लाइफ में सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर मेरे को प्यार पे बिलीव है तो वो मेरे दादू दादी की वजह से है। मैंने सुना है ऐसा, दादी अभी तक भी बोल देती है कि ऐसे नहीं थे पहले, अभी अभी हो गए। पहले हमने देखा है कैसे थे, तो हमने पहले का तो नहीं देखा लेकिन हमने अभी का देखा है। अगर दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो जितनी केयर करना, कोरोना के टाइम की बात है, तो दादी को वहम हो गया कि मेरे को बुखार चढ़ रहा है तो मुझे कोरोना, कोई नहीं आएगा। वो रूम में नहीं आने दे रहे थे किसी को, लेकिन दादू फिर भी जाके बैठे। दादी उनसे लड़ रही है, नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ। तो दादू कह रहे तेरे साथ ही रहना है, मैंने कोरोना हो भी गया तो होने दे, साथ ही जीना है, साथ ही मरना है। बहुत बड़ी अभी बात भी है। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो सब देख के बिलीव हुआ कि हाँ प्यार जैसी कोई चीज है। वरना आज के टाइम में जैसा हम देखते हैं कि एक के बाद दूसरा स्विच हो जाता है, 1 मिनट में मूव ऑन कर लेते हैं, ऑप्शंस इतने सारे हैं, अच्छा ये नहीं समझ आ रहा, उसने नहीं दिया, चलो दूसरा है, ऐसा। लेकिन मेरा जो बिलीव प्यार पे बना है वो दादू दादी की वजह से ही बना है। तो दादू ने अपने आप को मतलब चेंज किया है। पहले जो जैसे थे, जैसे गुस्से वाले थे, वो सब कुछ किया, चेंज किया। दादू ऐसे कहते हैं कि इंसान को
बैलेंस बना के चलना चाहिए। अगर तेरी दादी गुस्सा है, मैं भी गुस्सा करने लग जाऊंगा तो लड़ाई तो बढ़ जाएगी। अभी वो गुस्सा कर रही है तो मैं चुप हो जाता हूँ, अब मैं गुस्सा करता हूँ तो वो चुप हो जाती है, तो ऐसे ही चल रहा है। तो दादू ने अपने आप को बहुत बदला है। तो मतलब मैं इस बात पे एग्री करती हूँ कि लड़के भी बदल लेते हैं अपने आप। जब एक आदमी सच में प्यार में होता है ना, फिर वो बस प्यार में है, फिर नहीं उसको परवाह कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर वो चेंज हो जाता है। अगर उसको लग रहा है ना कि ये चीज ठीक नहीं है, इसकी वजह से मैं उसको खो सकता हूँ, एक खोने का जो डर होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर उस इंसान को लग रहा है कि मेरी इस गलती की वजह से मैं उस इंसान को खो दूंगा, तो वो अपने आप को बदल लेता है। तुमने बहुत जल्दी एज में प्यार का जो प्रभावशाली मंत्र है ना, जिसके सारे जिंदगी पूरी चलती है, वो सीख लिया है। हाँ वही है ना, मैंने स्टार्टिंग से ही मेरा ज्यादा टाइम दादू दादी के साथ ही स्पेंड हुआ है। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे और मैं दादी दादू के साथ लखनऊ में रहती थी, तो मैं अभी तक उनको मम्मी पापा बोलती हूँ। तो वही मेरे मम्मी पापा हैं, जो फैमिली से ही बच्चा सीख के निकलता है सारी चीजें। तो मैंने उनको जिस तरीके से देखा मेरे को वैसे ही लगा। मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ। अगर मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे हाथ में रखा है बिल्कुल, अगर कोई दूसरा इंसान तेज आवाज में भी बोल दे मेरे से तो आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। मेरे घर पे पता है, तो उनको इतना ही काफी है, अगर इसको कुछ कहना है तो तेज आवाज में बोल दो, बस हो गया। तो उसी तरीके से बच्चा बनता घर से ही है। अब मैंने सीखा है कि प्यार कैसा होता है, क्या होता है, तो मेरे को वही पता है। और बाकी ये जो दुख दर्द लिखा हुआ है वो सारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे दोस्तों से जो मैंने कहानियां सुनी है, जो सोसाइटी में देखा है, तो वो सारी चीजें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्यार पे से बिलीव उठ गया। प्यार पे से बिलीव मेरा रुका हुआ है सिर्फ मेरे दादू दादी की वजह से, जो मैंने उनको देखा है कि हाँ होता है ऐसा। एक इंसान अपने आप को बदल लेता है जब उसको पता है खोने का डर है एक सबसे बड़ी चीज है, बहुत कुछ करवा देता है, तो एक आदमी भी बदल जाता है एक औरत के लिए। बहुत अच्छी बात है ये। इन्हीं प्यार भरी मोहब्बत भरी जो लव स्टोरीज है ना, चाहे ओल्ड है चाहे नहीं, उन्हीं के सहारे समाज चल रहा है। बिल्कुल है ना, प्यार के बिना जिंदगी इतनी इजी नहीं है। प्यार है तो सब है। बिल्कुल। और प्यार के तो अलग अलग प्रकार हैं, तो वो आप कितने भी ढूंढो, प्यार के रंग अलग अलग है, बहुत इंद्रधनुष। बिल्कुल, जो प्यार का ऐसे किसी ने बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा है कि प्यार के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो मैं उसको इस तरीके से लेती हूँ कि प्यार के भी बहुत सारे रंग है। इशिका, तुम आज का बच्चा हो, है ना, फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है तुम लोगों की, 15 सेकंड की इंस्टाग्राम रील भी नहीं देखते हैं ना, तो तुम प्यार के बारे में क्या सोचती हो? प्यार, अब जो मैं आपको जवाब दूंगी आपको भी ऐसे ही लगेगा। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि ना मेरे अंदर बुड्ढी रूह है। मैं बहुत पता नहीं आगे तक का कैसे सोच रही, क्या पता, वो सब नहीं पता। लेकिन मेरे हिसाब से जो प्यार है वो एक खुशबू की तरह होता है। आप उसको छू भी नहीं सकते हो, आप उसको देख भी नहीं सकते हो, आप उसको बस महसूस कर सकते हो। तो प्यार बस महसूस किया जाता है। अगर ऐसा होता है कभी कभी कि कोई बंदा ऐसे कह देता है कि वो मेरे से बहुत लड़ाई करते हैं, या उसको मेरी बात समझ नहीं आती है, या बहुत गुस्सा है मेरे पार्टनर के अंदर, तो वो मुझे प्यार नहीं करता क्योंकि वो मेरे को गुस्सा बहुत करता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि प्यार के रंग होते हैं बहुत सारे, तो ये उसमें से ही एक है। गुस्सा करना, हक जताना, ये सब कुछ प्यार के रंग है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए अभी वो मुझ पर गुस्सा कर रहा है तो मतलब प्यार ही नहीं है। कोई भी चीज पर हद से ज्यादा हो जाती है तो बुरी होती है। बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल होने वाला था। हाँ जी, कि गुस्सा होना ठीक है, हाँ, बट हद से ज्यादा गुस्सा होना तो फिर रिलेशनशिप खराब करता है। हद से ज्यादा जो भी चीज है वो हानिकारक है, फिर चाहे वो प्यार है या वो केयर है। हद से ज्यादा जो है ना वो हानिकारक ही है, चाहे कुछ भी ले लो फिर आप। अच्छा इशिका, तुम्हारे जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी तुम्हें फॉलो करते हैं, जो तुम्हारे फैंस हैं, हाँ जी, वो सब तुम्हारे बारे में बहुत छोटी छोटी चीजें जानना चाहते हैं। हाँ जी, तो क्या आप मुझे बताना चाहोगे तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? सबसे मुश्किल सवाल मेरी जिंदगी का मोटिव ये है कि मेरे को जानना है कि मैं कौन हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने कभी कोशिश ही नहीं करी कि मेरी फेवरेट चीज क्या है, मेरे फेवरेट खाना क्या है, फेवरेट एक्टर है कोई या नहीं है, फेवरेट सिंगर, मुझे नहीं पता चला। जब मैं जान लूंगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, जिस दिन मैंने खुद को जान लिया। इशिका को नहीं जानती है। इशिका को नहीं जानती है। इशिका फिलहाल वो इशिका जी रही है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वालों को पसंद आए। अभी फिलहाल अभी तुमने अपने पंख नहीं खोले हैं, ये कहना चाहती हो? पंख खोल लिए हैं, उड़ान भी हो रही है, लेकिन रास्ता ये है, मंजिल मुझे ढूंढनी है। बहुत अच्छी बात। अगर तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें मंजिल ढूंढनी है तो तुम मंजिल पा लोगी। तो तुम्हारे कोई फेवरेट गाना नहीं है, कोई फेवरेट फूड नहीं है, कुछ नहीं है? नहीं, बस मैं भी एक इंसान को पढ़ रही हूँ, जॉन साहब, वो मुझे बहुत, मैंने उनसे रिलेट किया जो भी वो लिखते हैं। ऐसा मैंने देखा है पहले, जैसे मैंने जो भी टूटा फीटा अभी मैं लिखती हूँ जिस भी तरीके का, वो लोग पसंद कर रहे हैं। वो मुझे लगता है इसीलिए पसंद कर रहे हैं शायद, क्योंकि उसके अंदर रियलिटी है। तो जो रियल चीज होती है ना
वो इंसान को पसंद आती है। आप फेक ज्यादा टाइम नहीं रह सकते। बिल्कुल, फेक इंसान भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उसके बाद 5 दिन पता लग जाता है। उसी तरह से है कि सूरत कब तक आपकी एक जैसी रहेगी, कब तक आप सिर्फ सूरत से प्यार करोगे, कभी तो सीरत देखोगे, तो प्यार जो है वो सीरत पे ही आके रुकता है, सूरत से प्यार नहीं होता। बिल्कुल। तो उसी तरह से फेक बन के आप कब तक रहोगे, कभी तो आपका असली चेहरा सामने आएगा। उनको मैंने पढ़ा तो मैंने बहुत रिलेट किया, उन्होंने जो जो चीजें कही। उनका एक शेर है कि एक हुनर है जो कर गया हूं मैं, सबके दिल से उतर गया हूं मैं, गलती हो गई हो तो माफी, मुझे इतना याद था क्योंकि मुझे भूलने की बड़ी आदत है। तो ये जॉन साहब ये कहते हैं, मैंने एक हुनर है जो कर गया हूं मैं, कि सबके दिल से उतर गया हूं मैं। तो ऐसा होता है जब हम सक्सेस वाली वो जो रास्ता है उस पे होते हैं ना, बहुत सारे लोग पीछे छूट जाते हैं किसी भी रीजन से, बहुत सारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्या पता आप अगर अपने लिए स्टैंड ले रहे हो तो उस वजह से आप पीछे लोग रह गए, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं अपने दिमाग के हिसाब से उसका मतलब निकाल के समझ लेती हूँ जो जो उन्होंने बातें करी, तो इसलिए मैं उनको बहुत रिलेट करती हूँ। इसीलिए शायद लोग पसंद कर पा रहे हैं, उन लोगों के दिल में कुछ हद तक मैं जा पाई हूँ, क्योंकि जो वो फील कर रहे हैं वो मैं उनसे कह रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम जरिया ढूंढ रहे होते हैं हमारी हीलिंग का। ऐसा लोग समझते हैं, मैसेज करते हैं कि मैम आपने हमारे दिल की बात लिख दी, थैंक यू, ये कहने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। तो जब हम कई बार दूसरे को समझा रहे होते हैं ना, तो उसके साथ साथ हम खुद को समझा रहे होते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम उसी को समझा रहे हैं, हम उसके जरिए खुद को समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने मुझसे कोई सवाल पूछा, जब आपने सवाल पूछा है ना तब मुझे उसका जवाब मैंने दे दिया, तो मुझे पता चला अच्छा मुझे इस बारे में पता था पहले से। तो यही होता है जब हम दूसरे को समझा रहे होते हैं तो असलियत में हम खुद को समझा रहे होते हैं वो सारी चीजें। तो जो मैं लिख रही हूँ वो एक टाइम पे जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत थी। जब बहुत मेंटल प्रेशर आ जाता है सारी चीजों का, किसी का भी हो सकता है, वो आपको फैमिली से मिला हो, पढ़ाई से, करियर से, दोस्तों से, खुद से भी मिलता है ना। कई बार आप खुद से ही लड़ रहे होते हो। जब हम बहुत बार खुद से लड़ रहे होते हैं कि कंपटीशन में जब हम आ जाते हैं कि ये सारी चीजें, तो बहुत सारी रीजन से होता है। तो पहले इंसान खुद के लिए लिखना शुरू करता है, हीलिंग के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारे अंदर गुस्सा आता है तो हमें वो एनर्जी कहीं ना कहीं निकालनी होती है। या हमारी होम साइंस की टीचर थी, वो ऐसे कहती थी तो कि अगर गुस्सा आ रहा है ना बहुत ज्यादा, तो जाओ किचन में बर्तन धो। अब बर्तन धोने के बाद एनर्जी सारी वहां गई, गुस्से की बची कहाँ। बिल्कुल। तो गुस्सा आ रहा है तो आप पार्क में वॉक करो, बहुत ज्यादा गुस्सा, एनर्जी खत्म, गुस्सा खत्म। हमने उस टाइम जब गुस्सा आया, बहुत ज्यादा दिल दुखा, कोई नहीं सुन रहा, तो लिख दिया पेपर पे। अब उससे 2 फायदे हो गए, एक तो गुस्सा निकल गया और दूसरा उसने हमें यहाँ पहुंचा दिया। वहां कोई सुन नहीं रहा था हमें, यहाँ सिर्फ हमें सुनने के लिए है। गुस्से को उस तरह यूज करो जो आपके फेवर में हो, आपके काम आए। अच्छा इशिका, अभी तुमने थोड़े दिन पहले एक सोलो शो भी किया। हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? सोलो शो का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा और बहुत नया था, क्योंकि मोस्टली ओपन माइक में होता है, बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं। सोलो शो का ऐसा था कि मैंने लिखे थे 16-17 पेज कि मैंने 1 घंटा परफॉर्म करना है, तो मैं देख कर पढ़ूंगी ऐसे ऐसे। मुझे याद था सब कुछ, लेकिन मैंने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करी थी। लेकिन उस दिन कॉन्फिडेंस था, या लोगों का जो मुझ पे भरोसा था, मेरे दोस्तों ने इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी थी। उस दिन पहली बार मेरी बहनें बैठी थी आगे, मेरे दोस्त बैठे थे, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि तेरे पे भरोसा है, कर लेंगे। अब उनकी उम्मीदें, जब इंसान को पता है कि किसी की उम्मीद मुझसे जुड़ी है, तो उसके अंदर और जज्बा आ जाता है करने का कि अब तो करना ही है, अपने लिए नहीं उनके लिए करना है जिन्होंने मेरे से उम्मीदें लगा रखी हैं कि हाँ मैं कर लूंगी। तो फिर बस यही बोल के मैंने पेज रखे, मैंने कहा मैं पढ़ दूंगी बिना देखे, क्योंकि मेरी खुद की प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं पढ़ दूंगी। तो मैं वहां परफॉर्म कर रही हूँ। जो मेरे साथ एक को आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, वो पियानो प्ले कर रहे थे, वो गाना गाते गाते रुक गए हैं। तो हालांकि वो नेगेटिव पॉइंट हो सकता था मेरे शो का, लेकिन उन्होंने वहां रुक के वो बात कही। इस लड़की को याद नहीं था शो, और ये पूरा 1 घंटा इसने बिना देखे बोला। मैं इस बात के लिए हैरान हूँ। तो मैंने वहां उस दिन वो चीज फील करी कि जब आपको ये पता होता है ना कि सामने वाली की उम्मीदें नहीं तोड़नी है, तो आप कर लेते हो। बेसिकली यहाँ मैं तुम्हें इंटरप्ट करूंगी कि जब आपको अपने काम से मोहब्बत होती है ना, हाँ जी, तब आप ऐसे खेल जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, वही है ना, प्यार सब कुछ करा देते हैं। अब आपके ऊपर है आपने प्यार किस चीज से किया है। अगर इंसान से करते हैं तो हम हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आपने अपने सपनों से मोहब्बत करी है, तो आपको पता है कि हाँ ये करना है तो करना ही है। सर पे सवार एक बार हो जाती है ना चीज, तो फिर सब हो जाता है। अच्छा इशिका, तुम एज ए इन्फ्लुएंसर भी हो इंस्टाग्राम पे। हाँ जी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए इन्फ्लुएंसर? एज ए इन्फ्लुएंसर को साइड जाके मैं बोलना चाहूंगी, जैसे एज ए राइटर, ऐसा कहते हैं कि हम लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन हमारी कही हुई बात रह जाती है इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं।
तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं जो लिख रही हूँ उसमें कुछ ऐसा ना हो जो कुछ गलत मैं छोड़ के चली जाऊँ यहाँ पर। हालांकि ऐसे इतने बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन जितने भी लोग सुन रहे हैं हमेशा यही रहे कि उनके ऊपर इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो पॉजिटिव पड़े। अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो उनको लगे कि हाँ हमने यहाँ सोल्यूशन ढूंढ लिया, या उनको ऐसा पता चले मैंने जो चीजें नहीं फेस करी है मैंने वो लिखी हुई है। तो जैसे अभी एक बहुत ज्यादा चली थी कि शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं देगा, दर्द दिल का अब चेहरे पर दिखाई नहीं देगा, एक तुझ से बनाने के लिए मैंने बिगाड़ ली सबसे, सो मेरे हक में भी कोई गवाही नहीं देगा। ये मैंने लिखा। अब बहुत लोगों ने पढ़ा। ऐसा हमेशा होता है कि हम अपने पार्टनर से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो हम सबको छोड़ना शुरू कर देते हैं, बस एक वही सही है बाकी सब गलत है। तो ऐसा ही हुआ मेरी पोइट्री में, ऐसा रियल लाइफ में नहीं, पोइट्री में मैंने ऐसे ही डाला तो लोगों को ऐसा लगा कि भाई हाँ मेरे साथ नहीं हुआ, सिर्फ गलत कोई और भी है जिसके साथ हुआ है। तो थोड़ा एक दिलासा मिल जाता है कि सिर्फ हम नहीं है, तो उनसे उनको हिम्मत मिलती है कि अगर ये ओवरकम कर सकते हैं तो हम भी ओवरकम कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी कोशिश रहती है किसी की लाइफ में थोड़ा चेंज आ जाए उस वजह से। अच्छा इशिका, इस एज में कि जहाँ प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, कैरियर का प्रेशर है, फैमिली का बहुत एक अनसर्टेन सा प्रेशर रहता है कि कैसे करोगे क्या करोगे, यहाँ मेंटल हेल्थ के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं? मेंटल हेल्थ को लेके आप क्या सोचती हैं? मेंटल हेल्थ पे फर्क तो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि अब टीन एज में ही बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसके साथ फिर एक ही साथ करियर का भी आ जाएगा, फैमिली का भी आ जाएगा, तो उसका फर्क बहुत पड़ता है। तो उसके लिए मैं यही कहूंगी कि सबसे ज्यादा तो आप अपनी फैमिली से ज्यादा बात करें, और फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैंने बोला कि अगर 10 कदम हमने चलने हैं तो 5 उन्होंने भी चलने हैं। तो मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन आप अगर उसका सही रास्ता ढूंढ लेंगे उससे ओवरकम करने का तो आप सफल हो जाएंगे। गलत चुन लेंगे हाँ तो क्या लिखना हेल्प करता है मेंटल हेल्थ ठीक रखने में? बिल्कुल करता है। जो राइटिंग से बहुत हील होता है। जितने भी लोग लिखते हैं, मैं लिख रही हूँ, मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मैंने हील किया है वो मैं जानती हूँ। मैं सिर्फ परफॉर्म करने के लिए नहीं लिख रही हूँ। अगर मेरे दिमाग पे बहुत प्रेशर है तो मैंने उसको लिख दिया है तो मुझे बहुत लाइट फील होता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे नहीं डालते हैं लेकिन वो लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल है जो बंदा, उसका जो फीलिंग है वो प्योर है, वो सबको पसंद आएगी। लेकिन वो बंदा लिख के अपने तक रख लेता है, वो हील भी कर रहा है उसको और इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। तो जो राइटिंग है वो हीलिंग में बहुत प्लस पॉइंट है उसका। मेरे लिए भी रहा है, लेकिन ऐसा लगता होगा लोगों को कि नहीं सिर्फ परफॉर्म करने के लिए नहीं, हमेशा परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखते हैं, कई बार हील करने के लिए भी लिखते हैं। इशिका, मैंने कुछ टाइम पहले तुम्हारी एक रील थी, उस पे मैंने कुछ नेगेटिव कमेंट्स देखे थे, वालिद से रिलेटेड कुछ थी, वो बताएंगी कुछ? हाँ जी, वो मैं बताती हूँ। वो मैंने ना कुछ लाइंस लिखी थी, गजल कहते हैं शायद, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। उसी में मतलब उसी के साथ जुड़ा हुआ था। तो उसी की जो 2 लाइंस थी वो थी, हाथ जैसे ही वो मेरा यार पकड़ेगा, वक्त देख लेना रफ्तार पकड़ेगा। वो लाइन तो इतनी ज्यादा चल गई, मतलब मिलियन पे 5 मिलियन व्यूज उस पर। अब उसी की मैंने दूसरी लाइंस डाली तो अगली लाइंस उसमें ऐसी था, ख्वाब था मेरे वालिद का भी ये, मेरा बेटा मेरी तलवार पकड़ेगा। अब वहां पे मुझे कमेंट्स आने शुरू हुए हैं वीडियो में कि मैम आप बहुत अच्छा लिखते हो, हम आपको बहुत सुनते हैं, लेकिन ना मुसलमानों की लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए आपको, आप पापा बोल सकते थे। तो वहां पे मतलब ट्रिगर हुआ कि लोगों ने लैंग्वेज को भी धर्म में बांट दिया है। भाषा का तो कोई मजहब नहीं होता ना, भाषा तो अपने विचार आदान प्रदान करने वाली चीज है। अब उसमें ये कब से हो गया कि जो उर्दू का अगर वर्ड है तो वो मुसलमानों की लैंग्वेज है, मुस्लिम, और अगर हिंदी वर्ड है तो वो हमारा है। तो इस तरीके से यही था। मैंने उनको कमेंट का रिप्लाई भी किया, मैंने कहा मुझे सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे जान के खुशी हुई, लेकिन मुझे ये जान के बुरा भी बहुत लगा आप इस तरह की सोच रखते हैं कि उर्दू वर्ड है वो मुस्लिम लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज का तो कोई मजहब नहीं है ना। अगर मजहब भी है, अगर मान लो हम मजहब मान लेते हैं, हाँ, तुम हिंदू हो मैं मुस्लिम हूँ, या तुम मुस्लिम हो मैं हिंदू, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहली पोइट्री है कि सरहद की जमी आसमान देखो, हिंदू मुस्लिम सब भूल गए हैं, कितना खूबसूरत है मेरा हिंदुस्तान देखो। जब बनाने वाले ने कोई नहीं रखा किसी भी चीज का डिफरेंस कि जो मुस्लिम है उनमें ये चीज ज्यादा है या हिंदुओं में ये चीज ज्यादा है, तो हम लोगों को भी नहीं करना चाहिए, बहुत नॉर्मल रखना चाहिए। इसको तो नहीं करना चाहिए कि हमने लैंग्वेज भी बांट दी है कि जो हिंदी है वो हिंदुओं की है और उर्दू जो है वो मुस्लिम लोगों की है। अब तो हमारा काम है, अब जो टाइम चला गया वो चला गया। अब मुझे लगता
लगता है आज की जनरेशन के हाथ में अब तो ये चीजें चेंजेस लाना, क्योंकि यूथ जो है वही चेंज लेकर आएगा। थोड़ी चीजों को रहने देना चाहिए। हमने रंग भी बांट दिए हैं हिंदू मुस्लिम के, भाषा भी बांट दी है। बहुत अजीब चीज लगती है कि आज की जनरेशन नई थॉट प्रोसेस के साथ भी ऐसे ही सोच रही है अभी भी। रंग बांटने पे बात आ जाती है, जैसे अगर आप सनातनी हैं, हाँ जी, आप सनातन को मान रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अगर अपने रिलीजन को मान रही हूँ, जो भी मेरा रिलीजन है, उसमें मैं आप पे क्या इम्पैक्ट डाल रही हूँ या आप मेरे पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं? आप अपनी सोच के साथ आगे बढ़िए, मैं अपनी सोच के साथ आगे बढ़ूंगी। बिल्कुल। तो कंट्रोवर्सी बनाने की मेरे ख्याल में तो कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है इन सब और चीजों जितना की। जल्दी हम लोग इस बात को समझेंगे और एक दूसरे का साथ मिलके चलेंगे तो वो देश की बेहतरी के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, एक इंसान के अंदर इंसानियत देखनी चाहिए उसके मजहब से पहले। इंसान के ऊपर डिपेंड करती है ये सारी जैसे चीजें। कहते हैं ना, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं। बिल्कुल, तो घर वही के चीज। बच्चे भी बराबर नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते, सब अलग अलग। इशिका, आज तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और बातें करते रहेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जैसे हीलिंग जो करता है, राइटिंग जो हील करती है, उसी तरह से सुनने वाला एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, आपकी मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए। तो जितने लोग देख रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुने, अपने पेशेंस को कंट्रोल करके। अगर कोई बंदा आपको कुछ कह रहा है तो मतलब वो बहुत टाइम से कंट्रोल करके बैठा है। अगर उसको वो सुनने वाला मिल जाएगा ना, हो सकता है उसका थॉट प्रोसेस कहीं आके रुक जाए। आपको वो किस भरोसे से वो बात बता रहा है वो आपको भी नहीं पता। आप सिर्फ सुनकर उसके लिए कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वो आपको नहीं पता। तो अगर कोई आपको बता रहा है अपना दुख दर्द, तो सुन लेना चाहिए। हमारा तो कुछ नहीं जा रहा है। आपको सुन के आप किसी को हील कर रहे हो, अगर तो आप भी मुझे हील कर रहे हो। मैंने भी पता नहीं कितनी बातें बता दी है, तो आपका थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। वेलकम। अपने व्यूअर्स से क्या बात करना चाहोगे? व्यूअर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत छोटा वर्ड है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होती। मुझे उन लोगों ने इतना प्यार दिया, जो भी मैंने लिखा, जो मैंने कहा, उसको उन्होंने बहुत प्यार दिया। तो उनके लिए शुक्रिया एक वर्ड है जो मैं उनको कहना चाहूंगी। लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत छोटा है और उसमें नहीं उनको समेटा जा सकता जो भी मुझे उनकी तरफ से मिला है। और मैंने ऐसा सुना है कि ऐसे कहते हैं कि एटीट्यूड आ जाता है वायरल होने के बाद ऐसे। तो अगर कोई लोग ऐसे भी देख रहे हैं जो बहुत अच्छे मुकाम पे हैं और दूसरों को नहीं समझते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो उनकी वजह से हैं, वो हमारी वजह से नहीं है। बिल्कुल। अगर वही नहीं होंगे सुनने के लिए या देखने के लिए, हमारा क्या है? बिल्कुल, हम फिर शून्य पे हैं। बिल्कुल, वापस जीरो पे ही आ जाएंगे। वो बड़े हैं क्योंकि वो अपना समय दे रहे हैं, वो प्यार दे रहे हैं। उनको नहीं पता कि मैं उनसे कभी मिलूंगी भी, लेकिन वो इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं। अगर मेरा दिन खराब है और मैंने डीएम्स पढ़ लिए, 1-2 मैसेजेस जैसे मुझे आए हुए, तो दिन अच्छा बन जाता है। फिर लगता है कि और कुछ करना है यार, अपने लिए नहीं करना। तो इन्होंने जो भरोसा है और प्यार मुझे दिया है ना, उसके लिए करना है। तो जो व्यूअर्स है उनके लिए तो मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी। उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें हो पाई हैं, वरना तो कुछ पॉसिबल नहीं था। इशिका, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं हम लोग। मैं 5 या 6 वर्ड बोलूंगी आपको, वर्ड के साथ आपको जो रिप्लाई फटाफट वाला आता है वही देना है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। मेरा पहला शब्द प्यार, भरोसा, लाइफ, पेरेंट्स, हैप्पीनेस। पेरेंट्स। आज का पॉडकास्ट रहा हमारा इशिका के साथ, और इशिका के साथ हमने प्यार, मोहब्बत, आज की जनरेशन की बातें की। और इशिका से आपने अगर कोई और भी सवाल पूछने हो तो हम उसे दोबारा बुलाना चाहेंगे। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप उससे क्या बात करना चाहते हैं। और इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए आपके पास कोई स्टोरी है या आप अपनी कुछ कहानी बताना चाहते हैं तो हमारी टीम से संपर्क करें। इसी तरह के पॉडकास्ट अगर आप और सुनना चाहते हैं तो हमें लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।